हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ कैरियर। आशा करते हैं आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक है ना। देखो, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट में सेकंड लेसन मतलब सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे होंगे, पूरे चैप्टर का, ठीक है ना, पूरे चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर देंगे। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो आपने पढ़ा और सेकेंड पार्ट में जो पढ़ेंगे, इन दोनों को मिला के चैप्टर क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है ना। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे कि आज हम देखेंगे कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी प्रकारों को देखना है। और दो नई हेडिंगें देखनी रहेंगी। संक्षारण, जो आप सुने होंगे, जैसे लोहे पर जंग का लगना क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। और एक होता है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक है ना। विकृत गंधिता में क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि कोई, मान लो कि हम भोजन वगैरह रख देते हैं अगर काफी टाइम तक, तो क्या होता है उसमें से एक गंध आने लगती है। इसी प्रक्रिया घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। इसमें हम डिटेल देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है। लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे, जिन भी स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना होगा वो रुकेंगे लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में हम अपना जितने भी हम अपक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे उसका हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि मतलब हम रिएक्शन लिखेंगे और उसमें से फिर क्या करना होगा, हम पहचानेंगे कौन सी अपक्रिया हो रही है। क्योंकि पेपर में ऐसे ही आता है, 3 नंबर का या फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से बनाएगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया है, और अपक्रिया की पहचान करिए, पूछेगा अपक्रिया की पहचान करो, अपक्रिया की पहचान करो और संतुलित करो। और संतुलित करना हम आपको पहले वीडियो में सिखा चुके हैं खूब अच्छे से। ठीक है ना। और कई सारे उसमें क्वेश्चन भी आपको दिए थे और करवाए भी थे। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, क्या क्या हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलो, सबसे पहला टॉपिक हमारा है, जिसे हम आपको बता चुके हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के, एक मिनट, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकारों के बारे में। ठीक है ना। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकारों के बारे में। रासायनिक अपक्रियाओं के, देखो, रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं के परस्पर विनिमय, परमाणु जो होते हैं उनके विनिमय, विनिमय तो इंटरचेंज, अनेक प्रकार से हो सकते हैं। इस आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। इनको कुछ इनकी कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला प्रकार, हमारा क्या है, संयोजन अपक्रिया। सबसे पहला क्या है, संयोजन अपक्रिया। दूसरा हमको जानना है वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना। अभी सबके बारे में एक करके हम पूरा डिटेल देखेंगे। फिर आपका आता है विस्थापन, फिर आपका आता है द्विविस्थापन। क्या, द्विविस्थापन, इसको लिखेंगे द्विविस्थापन। ठीक है, इसको थोड़ा सही करेंगे आप। ओके, ये है ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे द्विविस्थापन अपक्रिया। फिर हमको देखना उपचयन व अपचयन अपक्रियाएं। उपचयन या अपचयन क्या होता है इसके बारे में देखो। उपचयन या अपचयन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इसको कहते हैं आक्सीकारक, आक्सीकरण। उपचयन को क्या कहते हैं, आक्सीकरण, और अपचयन को अपचयन ही बोलते हैं, आक्सीकरण या अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया। ठीक है ना। फिर आपको पढ़ना ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, इसमें से ऊष्मा निकलेगी, अभी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर ऊष्माशोषी, जो ऊष्मा की जिसको आवश्यकता होती है। और एक होता है कि अगर आक्सीकरण यानी उपचयन व अपचयन एक साथ हो जाता है तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ओके, सबसे पहला हमारा है संयोजन अपक्रिया, जिसको हम कहते हैं क्या, इसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। क्या भैया, योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में देखना है, और उससे क्या करना है कि 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, इस बार भी बनेगा। ठीक है, तो कभी भी इसको हल्के में नहीं लेना है। इसको हम कहते हैं, संयोजन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया। नाम से क्लियर है, योगात्मक मतलब योग करना, योगात्मक, योगात्मक का मतलब योग करना। ठीक है ना। मतलब दो क्या होंगे, दो परमाणु परस्पर क्या करेंगे, योग करके एक नया, अच्छा हम कल आपको बता दिए थे। चलो देखो, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि हम सी ले रहे हैं और O2 ले रहे हैं, मतलब, और इसे यहाँ से क्या बनेगा, तो आप निश्चित तौर से जानते हो यहाँ बनेगा CO2।
तो इसको मतलब अपक्रिया की जो पहले होता है उसको कहते हैं अभिकारक। बहुत अच्छे से आपको बताया गया पहले वीडियो में। अभिकारक या इसको क्रियाकारक भी कहते हैं। अभिकारक नाम तो अभिकारक ज्यादा फेमस है। और इसको हम कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं डिटेल, इसका समझ जाएंगे भी आप लोग। ठीक है, इसको क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब देखो, देख रहा वह अपक्रियाएं, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। वह अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके, मतलब अपक्रिया करके एकल उत्पाद, मतलब केवल केवल एक उत्पाद बनते हैं या बनाते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। क्या बाबू, संयोजन अपक्रिया आपकी कहलाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देखो तो उदाहरण में क्या, कोयला, कोयले, कोयले का दहन, कोयले का दहन, कोयले को जलाना, कोयले को कहते हैं सी। देखो मैं पहले ही रिएक्शन लिख दिया हूँ आपको, कोयले को दिखाते हैं सी से। एक बार फिर से इसको लिख देते हैं। देखो कोयला यानी कि, एक मिनट, कोयला यानी कि सी, कार्बन का अपर रूप कोयला होता है, प्लस O2, दहन मतलब कब जलाएंगे, ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाएंगे, यहाँ से क्या बनेगा, CO2। तो आप देख रहे हो दो अभिकारक थे, अपक्रिया करके क्या बना ली, एकल उत्पाद बना लिए। कितने, केवल एक उत्पाद। इस नाते ये कौन सी अपक्रिया है, कहोगे संयोजन अपक्रिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में कह रहे हैं हाइड्रोजन का दहन। हाइड्रोजन का मतलब H2, दहन करो यानी ऑक्सीजन में दहन करोगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलेगी, और ऑक्सीजन से जब दहन होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से H2O, क्या बनेगा, H2O। ठीक है ना, H2O बनेगा। ओके, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कितने अभिकारक हैं आपके पास, दो अभिकारक हैं, उत्पाद कितना हुआ, एकल, एक उत्पाद हुआ। ठीक है, तो ये भी किस कौन सी क्रिया होगी, संयोजन क्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, नाम से क्लियर हो जाएगा, जुड़ना। ठीक है ना, संयोग करना यानी जुड़ जाना, और कोई चीज जुड़ के क्या बना लेगा, एक बना लेगा, मतलब दो या दो से अधिक चीज जोड़ दो और एक बना दो। ठीक है, जुड़ना। ओके, चलो इतना नोट करेंगे आप लोग, क्योंकि जैसे मैं कट करूँ तो सब हट जाएगा, इसलिए आप क्या करें, इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लें जो भी मन कहे आपका। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण ही उसमें आएगा आपको पहचानने के लिए, इसलिए एग्जाम्पल हम ज्यादा लिए। हाइड्रोजन यानी H2, अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की अपक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, मतलब Cl2 से, तो बहुत फेमस है आपका, क्या बनेगा, तो आप बोलोगे HCl बनेगा सर, क्या HCl बनेगा, क्या बनेगा, HCl बनेगा, HCl। और इसमें आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, यानी कि क्या थे हमारे पास, क्या थे हमारे पास, तो आप कहोगे दो अभिकारक थे और एकल उत्पाद बनाए, क्या बनाए, एकल उत्पाद बनाए। ठीक है ना, इसका नाम हाइड्रोजन, इसका नाम आप जानते हो क्लोरीन, और क्रिया करके क्या बनाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो ये संतुलन में है कि नहीं, यानी संतुलित है कि नहीं, ये पहले देखना पड़ेगा। तो आप कहोगे ये यहाँ 2T है, यहाँ Cl2 है, तो यहाँ पर क्या लगा दो, 2 लगा दो। ये आपको हम सिखाएं कि कैसे लगता है, अगर आप लोग पहली वीडियो नहीं देखे तो वहां समझ जाइए। H कितना हो गया, 2, और यहाँ Cl कितना हो गया, 2, यहाँ भी Cl कितना है, 2 है, यहाँ पर H कितना है, 2 है। ठीक है ना, इस यहाँ पर 2 लग गया, यानी ये कौन सी अपक्रिया होगी आपकी, संयोजन अपक्रिया होगी। अगला हमारा है वियोजन, जिसको अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना, यानी वियोजन यानी अपघटन अपक्रिया है। ठीक है ना, वियोजन अपक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ का दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजन यानी विघटन होता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि क्या है, KClO3, तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, KCl और O2 बनाएगा, KCl और O2 बनाएगा। तो देखे आपने कि एकल उत्पाद था, ठीक है, एकल उत्पाद था, इसने कितने सॉरी एकल अभिकारक था, कितने उत्पाद बना लिए, 2 उत्पाद बना लिए। तो जब एकल अभिकारक एकल अभिकारक अपक्रिया के पश्चात 2 या 2 से अधिक क्या होता है, सरल पदार्थों में विभाजित होकर या हो जाता है, तो उसको कहते हैं वियोजन अपक्रिया। ठीक है ना, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो क्या, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो ये भी क्या हो गया, एकल अभिकारक टूट गया 2 उत्पादों में। ठीक है ना, तो मतलब कहने का मतलब है वियोजन का मतलब टूट गया ना, अगर एक रहेगा तो टूट के 2 बना दे, जैसे हम जानते हैं कि H2O है, बहुत फेमस होता है। ठीक है ना, तो H2O क्या करेगा, एक मिनट, H2O है, तो H2O जब टूटेगा तो H2 में और O2 में टूटेगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये भी क्या हमारी वियोजन क्रिया। कैसा बाबू, वियोजन
अपक्रिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वियोजन मतलब टूट जाना, यानी कि एक अगर हमारे पास अभिकारक है तो दो उत्पादों में, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रकार है वियोजन अपक्रिया। अगला क्या हमारा वियोजन अपक्रिया, ठीक है ना, सॉरी अगला क्या हमारा विस्थापन अपक्रिया है। कौन सी है भैया, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। इसमें देखेंगे, इसमें हमारा है क्या, देखो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इस बात को समझिए, जो अधिक क्रियाशील रहेगा वो कम क्रियाशील को, यानी कि ऐसे आप समझ लो कि जो अधिक शक्तिशाली होता है आज के जमाने में, वो क्या करता है, वो कमजोर व्यक्ति को, यानी कम शक्तिशाली व्यक्ति को क्या कर देता है, वहां से हटा देता है। ठीक है ना, वहां से क्या करता है, हटा देता है। यही बात यहाँ भी होगी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब वहां से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना उसका, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। फिर से इस बात को समझो कि अधिक जो ज्यादा ताकतवर है, यानी अधिक क्रियाशील जो है, वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को वहां से क्या करेगा, हटा देगा। क्या करेगा, वहां से हटा देगा। ठीक है ना, यही होता है। समझ लेते हैं एक दो एग्जांपल से। जैसे क्या है, जिंक फेरस। ओके, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास जिंक सल्फेट की जलीय विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। यानी जिंक सल्फेट, जिंक जो है वो फेरस सल्फेट से, इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे, देखो इस लाइन को फिर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एक बार कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, ठीक है, एक बार कलर चेंज कर ले फिर आपको बताते हैं। देखो पढ़ते हैं इसको, एग्जांपल, जिंक जो है हमारा वो फेरस सल्फेट से, फेरस सल्फेट में समझते हो, FeSO4, Fe का मतलब हो गया फेरस, SO4 का मतलब सल्फेट, तो फेरस सल्फेट। ठीक है ना, क्या लिखा, जिंक जो रहता है वो फेरस सल्फेट से, फेरस सल्फेट के जलीय विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। इसको देखो यहाँ पर एक दिया भी है कि जिंक जो है वो क्या करेगा, फेरस सल्फेट, फिर क्या है, फेरस सल्फेट है, सी क्या करेगा, फेरस को विस्थापित कर देगा, यानी कि Fe को क्या कर देगा, हटा देगा। Fe को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा, यानी Fe अलग हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, यहाँ Zn यहाँ आ जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और Fe अलग हो जाएगा। यानी कि जो जिंक था वो अधिक क्रियाशील था, उसने कम क्रियाशील तत्व को वहां से क्या कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया। इसका नाम आप बताओगे तो कहोगे क्या है, आपका फेरस सल्फेट है, इसका नाम जिंक सल्फेट है और इसका नाम आयरन है। इसका नाम क्या है, आयरन है। ठीक है ना, चलो नाम लिख देते हैं एक बार, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। इसका नाम आपका क्या है, जिंक, क्या नाम इसका, जिंक नाम है। इसका नाम फेरस सल्फेट है, इसका नाम फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट है। अब इसका नाम देखो, ZnSO4 का नाम आप बता दोगे तो ZnSO4 का नाम होता है भी आपका, Zn का मतलब हो गया जिंक, Zn का मतलब हो गया जिंक, और SO4 जब भी आता है उसको सल्फेट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। तो इसका नाम जिंक सल्फेट। और Fe जो हमारा वो क्या, आयरन है, वो क्या बाबू, आयरन है, क्या है, आयरन, जानते हो आप। ठीक है, बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, इतने का आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है ना, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो आप एक चीज पक्का कर लो, आप 90+ रहोगे हमेशा। ठीक है ना, जितना हम वीडियो पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में आप 10 वीडियो कर लो मेरा, 10 वीडियो मेरा कर लो। ठीक है ना, बायोलॉजी में जो सर आपको पढ़ा रहे हैं उनका करीब करीब मुझे लगता है कि 4-5 चैप्टर उनका भी है, तो उनका भी 10 से 15 वीडियो, उनका 15 वीडियो मान लो, क्योंकि बायोलॉजी में सिलेबस ज्यादा होता है। ठीक है ना, 15 वीडियो उनका देख लो, 10 इधर, 10 वीडियो देखो, केमिस्ट्री में 10 वीडियो देख लो, केमिस्ट्री में 10 वीडियो देख लो आप, एक बार यहाँ देख लेते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री में आप 10 वीडियो पहले देख लो, आप क्या करो, केमिस्ट्री में 10 वीडियो केवल देख लो, 10 वीडियो जो मैं पढ़ा रहे हैं उतना बस। ठीक है ना, बायोलॉजी में इतना सर पढ़ा रहे हैं आपके, यानी करीब करीब उनसे 10 से 15 वीडियो उनके भी रहेंगे, यानी कि 10 से 15 मान लो उनका। ठीक है, 10 से 15 वीडियो। और जो फिजिक्स, फिजिक्स हम ही पढ़ाएंगे आपको। फिजिक्स में ये जान लो आपका कि ज्यादा से ज्यादा इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल भी रहता है तो उसमें भी 10 से 15 वीडियो ही रहेगा, 10 से 15 वीडियो ही रहेगा। उसमें न्यूमेरिकल भी हमको कराना रहता है, उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है। ठीक है, वैसे तो केमिस्ट्री में भी हम आपको क्या कर रहे हैं, जितने बन सकते उतने करा रहे हैं। तो 10 10 20 30, यानी कि आप करीब मान के चलो कि अगर आपने 40 वीडियो, 35 से 40 वीडियो अगर आप देख ले रहे हो इस चैनल से, अगर आप यहाँ से
35 से 40 वीडियो, कितने 35 से 40 वीडियो ही देख लिया अगर, तो ये मान लो आपको कि 90 प्लस के करीब में रहोगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग करते क्या है, उसके बाद जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तुरंत हम वन शॉट लेके आ जाएंगे। क्या वन शॉट में क्या करेंगे, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करेंगे। वन शॉट में क्या करते हैं, एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा हम खत्म कर देते हैं, रिवाइज यानी रिवाइज करते हुए भी और आपके क्वेश्चंस वगैरह कराते हुए भी, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो कि कितने आपके, मान लो 11-12 चैप्टर है तो 12-13 वीडियो में सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही सब कंप्लीट हो जाएगा तुरंत हम पेपर की दृष्टि से आपको क्या कराने लगेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हमारे होते हैं आपके, जितने प्रीवियस ईयर में पूछा होगा 2-3 साल का, उतना हम क्या करेंगे यहाँ से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, यानी कि अगर आप सब मिला जुला के 50 वीडियो से 60 वीडियो अगर देख ले रहे हो, यानी कि 50 वीडियो का मतलब 2 महीने। अगर आप 2 ही महीना मेहनत कर दिए अच्छे से, लेकिन ठीक है ना, मजाक में नहीं, अगर अच्छे से आप 2 ही महीना मेहनत कर दिए तो आप एक अच्छा बढ़िया स्कोर करके आओगे, ठीक है। और बाद में आके आप कहोगे कि हाँ सर आप सही कहे, ठीक है। चलो इतना आप नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल हमारा है विस्थापन क्रिया का, ठीक है। हम आयरन, जो आयरन होता है और लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन से, ठीक है ना, लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन से लेड को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। लेड को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। यानी कि देखो फिर आयरन है, आयरन क्या करता है, लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन से किसको करता है, लेड को विस्थापित कर देगा। यानी Fe क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा। यानी जो अधिक ताकतवर है वो क्या आ गया, पीबी की जगह पर आ गया। और देखो पीबी क्या हो गया, अलग हो गया। पीबी मतलब लेड, लेड क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है ना। लेड क्या हो गया आपका, अलग हो गया, ठीक है ना। चलो देखो, ओके। तो Fe यानी कि आयरन हो गया, आयरन। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट FeNO3 का मतलब होगी, Fe का मतलब आयरन, Fe का मतलब आयरन, और NO3 का होल ट्वाइस का मतलब होता है नाइट्रेट। इसको क्या पढ़ा जाता है, नाइट्रेट। और यहाँ जो पीवी हो लेड है, क्या हो आपका लेड है, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, राइटिंग इसमें बनती भी नहीं है हमारे इस पे एलईडी पर, इस पे स्क्रीन पर, तो थोड़ा आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लेड क्या करता है, क्यूप्रिक क्लोराइड के, इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड के जलीय विलयन से कॉपर को, किसको, ये कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे लेड हो गया हमारा, तो क्या करेगा, क्यूप्रिक क्लोराइड से, यानी देखो पीबी किसके जगह पर आ गया, सीओ की जगह पर आ गया। सीओ को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, लास्ट एग्जांपल देखेंगे विस्थापन अपक्रिया का। जो कॉपर है उस सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन से सिल्वर को क्या करता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है। यानी सीयू क्या कर दिया, एजी को हटा देगा, किसको, एजी को हटा देगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, अब हमारा आ जाता है द्विविस्थापन क्रिया। अभी हमने पढ़ा विस्थापन। एक चीज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो आपने जितनी भी आप क्रिया इधर की हैं सब में आपने देखा होगा कि एक ही विस्थापित हो रहा है। मतलब सीओ देखो खाली हटा है, एजी खाली हटा है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, मतलब विस्थापन अपक्रिया जो आपने कहा उसको एकल विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। एकल मतलब केवल एक विस्थापित होगा, एकल विस्थापन अपक्रिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या, इसको द्वि कर लो, द्वि से, ठीक है, द्विविस्थापन। इसको क्या पढ़ते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं फिर से द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। क्या, द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। चलो तो इसमें क्या करें, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा लिख रहे हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें 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 अविकारक पदार्थों के, क्या करता है, पदार्थों के दो विभिन्न परमाणु का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित करे नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। इस बात को समझ पाओगे आप ऐसे एग्जाम्पल से, देखो एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे। एजी क्या कर दिया, एजी यानी एक जगह पहुंच गया, देखो एजी कहाँ पहुंच गया, Cl के साथ में Na था, अब Cl के साथ में Ag हो गया, ठीक है ना। फिर देखो
एन, अच्छा एजी किसके साथ में था, तो आप कहोगे NO3 के साथ में था, और Na किसके साथ में, Cl के साथ में था। अब Cl के साथ में कौन है, Ag है, और यहाँ NO3 के साथ में कौन था, पहले Ag था, अब NO3 के साथ में Na आ गया, मतलब विस्थापित हो गए दोनों, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन, तो दोनों का विस्थापन हो गया, मतलब वही रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थों के दोनों विभिन्न परमाणुओं का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित करता, मतलब दोनों स्थापित करेंगे, ऐसा नहीं है, मतलब Na किसके पास चला गया, NO3 के पास में चला गया, Ag किसके पास में चला है, Cl के पास में चला है, विस्थापन अभिक्रिया चलाते हैं। अगला हमारा है, ठीक है, अगला हमारा उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है ना। इसमें देखते हैं उपचयन, इसका एक अलग से नाम है, नाम लिखेंगे पहले उसका हम, ठीक है ना, पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, ओके। आपका एक उपचयन को कहते हैं ऑक्सीकरण, 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 ठीक है, एक मिनट, ऑक्सीकरण व अपचयन को अपचयन ही बोला जाता है, अपचयन को अपचयन ही बोला जाता है, ठीक है ना, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका एक और हो गया क्या, उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। अब चलो इसमें देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है निकलना, ह्रास का मतलब होता है निकलना, मतलब किसी पदार्थ से क्या जो हाइड्रोजन निकल जाए, होने पर वह अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगर क्या करेंगे, मतलब है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा, या फिर हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन का मतलब H, हाइड्रोजन का मतलब H, या फिर हाइड्रोजन निकले, इन दोनों स्थितियों में, इन दोनों स्थितियों में क्या होगा, आपका उपचयन या उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि क्या मतलब हमारे कहने का है, कि कहने का मतलब है हम लोग का कि हाइड्रोजन का योग अगर होता है, अगर हाइड्रोजन का किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, अथवा हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन सॉरी सॉरी ऑक्सीजन है यहाँ पर, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, ह्रास का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का निकल जाना, होने पर वह क्रिया उपचयन, या फिर इसी को आपको बताएं किसी को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, वह क्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में वह पदार्थ जो ऑक्सीजन देता है, मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है, या हाइड्रोजन को हटाता है, मतलब ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन हटाए, उप सॉरी, ठीक है ना, यहाँ उपचायक होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको ऑक्सीकारक कहलाता है, मतलब वह पदार्थ क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, किसी, अच्छा अभी आपका हो गया, आगे क्या है आपका, अपचयन का है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग, मतलब उसी का उल्टा है, जिससे उसमें क्या था, ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा, इन दोनों स्थितियों में हम कहते हैं कि हमारा एक कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। लेकिन यदि अब इसी का उल्टा कर लो, यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, अगर हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा, या फिर ऑक्सीजन निकलेगा, या फिर ऑक्सीजन निकलेगा, इस स्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग अथवा पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होने पर अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे भैया, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ओके, यहाँ लिख देंगे अपचयन, क्या, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना, समझ गए, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगला हम चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, अभी हम इन दोनों का एग्जांपल देंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है ना। आगे चलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, और जानते हो अगर उपचयन और अपचयन एक साथ हुआ, अगर उपचयन या अपचयन एक साथ होता है तो उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है भी आपका, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, इसकी पीछे रीजन है, क्योंकि क्लास जब आप 12th में जाओगे, मतलब 11th के बाद 12th में, तो 12th में जब जाओगे तो उसमें एक चैप्टर आपको मिलेगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी, मतलब वहां पर तुमको पूरा
वहां पे तुमको पूरा क्या मिलेगा, चैप्टर ही मिलेगा इस पर। तो अभी अगर आप थोड़ा बहुत समझे रहेंगे तो आगे चल के बहुत मदद करेगा। चलो देखते हैं। और रेडॉक्स अपक्रिया कोई अपक्रिया नहीं, रेडॉक्स अपक्रिया कुछ होता ही नहीं। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कह देते हैं कि अगर ऑक्सीकरण होता है, मतलब अगर ऑक्सीकरण अपक्रिया हुई, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अपक्रिया हुई, मतलब दोनों अगर एक साथ होता है, अगर दोनों एक साथ होता है तो उसे कह देते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कह देते हैं। ठीक है ना, पढ़ते हैं इनका। लिख रहे हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व उपचयन, मतलब ऑक्सीकरण भी होगा और उपचयन अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। कौन सी अपक्रिया बाबू कहलाती है आपकी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। कैसी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ओके, चलो देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जांपल इस पे दिया हुआ, देखो पहले एक एग्जांपल हमारे पास है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखो एक हमारे पास अपक्रिया है कि अगर हम CO क्या करते हैं, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन से अपक्रिया कराते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन से अपक्रिया कराते हैं, तो हमारा बनता है कॉपर, मतलब कॉपर अलग होता है और जल बनता है, क्या बनता है, जल का बनता है। अब एक चीज इसमें आप अगर ध्यान दे रहे हो तो एक चीज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया भैया, हाइड्रोजन में आपका क्या जुड़ गया, आके ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन। क्या कहलाता है आपका, उपचयन कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ देखो ऑक्सीजन इस CO के साथ में था और इसको छोड़ के क्या हो गया भैया, CO निकल गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। ठीक है, और जब ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा उसको, आपका अपचयन अपक्रिया होगी। कैसी अपक्रिया होगी, अपचयन अपक्रिया होगी। ठीक है ना, कैसी अपक्रिया, अपचयन। यानी हम आपको शुरू में बताए हैं कि अगर ऑक्सीजन कहीं से क्या होता है, कहीं जुड़ेगा तो उपचयन, उपचयन जिसको आप ऑक्सीकरण भी कहते हैं। और अगर कहीं पर ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, अगर कहीं ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन, क्या, अपचयन। मतलब जुड़ेगा तो उपचयन, निकलेगा तो अपचयन। ठीक है ना, ये हमारा हो गया रेडॉक्स अपक्रिया। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं अपना क्या है। देखो एक है हमारा कि अगर हम क्या करते हैं, ZnO प्लस C, तो गिब्स क्या बनाएगा, Zn और CO। इसमें थोड़ा ध्यान दो, इसमें आप ध्यान थोड़ा सा। ठीक है ना, इसमें से ऑक्सीजन निकला, यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, Zn के साथ में जो ऑक्सीजन था वो निकल गया। और ऑक्सीजन का निकलने यानी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलने यानी कि अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर देखो, अगर ध्यान दो आप थोड़ा सा, ये क्या हो गया, सॉरी, चलो। और क्या, वो आपने देखा कि ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ गया, C के साथ में, तो इसको बोलोगे अपचयन। क्या, क्या बोलोगे, उपचयन। क्या बोलोगे, उपचयन, उपचयन। ठीक है ना, तो आपकी क्या होगी, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, फिर से सुन लो एक बार, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, क्या, उपचयन। अगर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, क्या कहलाता, अपचयन। बहुत थोड़ा सा बेसिक अंतर है उपचयन और अपचयन। ठीक है, बहुत बेसिक अंतर है। ओके, और दोनों अपक्रिया एक साथ हो रही, इस नाते इस रिएक्शन का नाम क्या होगी, इस रिएक्शन का नाम हो गया रेडॉक्स अपक्रिया। क्या होगी, रेडॉक्स अपक्रिया। आगे बढ़ाएंगे, उष्माक्षेपी अपक्रिया, उष्माक्षेपी अपक्रिया जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इसमें देखते हैं क्या है, वे रासायनिक अपक्रिया, इसमें कुछ नहीं, उष्मा छिपी का मतलब उष्मा का बाहर होना, उष्मा का बाहर होना, इसमें से उष्मा निकलेगी, इसमें से उष्मा क्या होगी, निकलेगी। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा छेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जिसके क्या हो, जिनके फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न हो, मतलब अपक्रिया के बाद उष्मा निकले, गर्मी यानी हीट जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की अपक्रिया कराते हैं, या कह सकते हो तुम इसको कोयले को जलाना। अरे भाई आपका कार्बन, कार्बन इसको यहाँ समझो, सी का मतलब हो गया कोयला, क्या हो गया, कोयला, क्या हो गया, कोयला हो गया। और कोयला को अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, यानी कोयले को हम क्या कर दिए, कोयले का दहन कर रहे हैं। तो ये तो आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। अगर आप कोयले का दहन करोगे तो कोयले के दहन करने से क्या होती है, हीट निकलती है ना, गर्मी होती है कि नहीं होती है, तो वही चीज यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कार्बन में ऑक्सीजन की अपक्रिया कराते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, पहली बात तो उसके साथ में। और क्या निकलेगा, 98.3 किलो कैलोरी, बहुत ज्यादा होती है तो किलो कैलोरी, इतनी क्या होगी, इतनी उष्मा
उत्पन्न होगी, यानी बाहर निकलेगी। इतनी उष्मा क्या होगी बाबू आपकी, बाहर निकलेगी, ठीक है ना। अब देखो अगला क्या है, ऐसे ही हमारा है नाइट्रोजन यानी टू, नाइट्रोजन यानी टू यहाँ नीचे होना चाहिए, थोड़ा सही कर लेंगे आप, Na2, ठीक है ना, Na2। और हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं हाइड्रोजन से अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ से बनता है अमोनिया, क्या बनेगा, अमोनिया। और अमोनिया के साथ में 24.3, ये आपको याद रखना, 24.3 किलो कैलोरी क्या निकलेगी, उष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। आगे बढ़ेगी, इस नाते इसको क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं, यानी कि अपक्रिया के अब क्रिया के पश्चात क्या बनती है, उष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसी का उल्टा होता है उष्मा छिपी हो गया उष्मा शोषी, कहते वो अपक्रियाएं जिनमें प्रकृति में कुछ उष्मा का शोषण होता है। मतलब क्या है, अगर वो अपक्रिया होगी तो उसमें उष्मा अवशोषित होगी। अवशोषित का मतलब समझते हैं ना, अवशोषित का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं भैया, अवशोषित का मतलब उसको उष्मा अलग से चाहिए, उष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरणार्थ देख लो, जैसे मान लो हमने क्या किया, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया, तो यहाँ से बनेगा क्या, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पर इस अपक्रिया में क्या होगी, हमको 45 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तभी अपक्रिया हो पाएगी। मतलब इतना माइनस में चल रहा है, इतना क्या हो रहा है, माइनस में चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ पर क्या होती है, अपक्रियाओं के प्रकार खत्म होते हैं। हमने मेनली 8, कितने 8 होते भी हैं, ठीक है, 8 प्रमुख प्रमुख जो प्रकार थे इसके, उसके बारे में हमने चर्चा किया। आशा करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं। अच्छा, अभी इन सब का हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में, एकदम लास्ट में हम क्या करेंगे, इन 8 का प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि रिएक्शन हम आपको देंगे और उसमें आपको बतानी रहेगी कि कौन सी अपक्रिया यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा 2 नंबर में, या MCQ 1 नंबर का आता है, या फिर 4 नंबर में आता है, 4 क्वेश्चन उसी टाइप के। चलो अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है यहाँ से, संक्षारण। क्या शुरू होगा, संक्षारण, क्या, संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि लोहे पर जंग लग जाता है और उसका संक्षरण हो जाता है, नष्ट हो जाना। देखो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, अम्ल से यहाँ अम्ल नहीं रहेगा, अम्ल रहेगा, आधा मारेगा, ठीक है। अम्ल आर्द्रता मतलब नमी आदि के संपर्क में आती है, तब ये संचरित होकर या संचारित होती है, इस प्रक्रिया को संचरण कहते हैं। यानी कि जब कोई धातु है, जब कोई क्या धातु, और धातु जब किसी क्या अम्ल की या फिर आर्द्रता यानी नरमी, सॉरी नमी, क्या नरमी नहीं नमी, ठीक है, या फिर नमी, अगर ऐसा हो रहा है तो उस धातु का क्षरण होता है, मतलब वो धातु नष्ट होने लगती है, ठीक है ना। जैसे आपने बहुत सारा देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, चांदी की जो हम आभूषण वगैरह पहने रहते हैं लोगों, उसमें क्या होता है, जंग लगा, सॉरी उसमें कालापन आने लगता है, तो वो भी संचरण में ही आता है। उदाहरण में देख लो, लोहे पर जंग लगना, चांदी की बनी वस्तु का काला हो जाना, ये सब हमारे किस में आएंगे, संक्षारण में। अब इसको रोकने की विधियां क्या क्या हमारे पास हैं, तो संक्षारण को रोकने की कुछ विधियां हमारे पास हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, उस पर तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा कर रोक सकते हैं, ठीक है ना। पेंट करके देखते नहीं, कोई चीज अगर पेंट कर दी जाती है तो उसकी अवधि बढ़ जाती है, कुछ टाइम तक वो खराब नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे, अगला देखो, विकृत गंधिता। अगला क्या हमारा, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कुछ नहीं होता है, जब हम खाद्य पदार्थ ज्यादा लंबे समय तक रखे रहते हैं तो उसमें से क्या होती है, गंध आने लगती है। क्या है, एक गंध आने लगती है, एक गंध आने लगती है, या फिर कह सकते हो कि उसमें से क्या होता है कि वो ऐसे कह सकते हो कि चीजें खराब हो जाती हैं। वही लिखा है कि वसा युक्त अथवा 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 खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसकी गंध वाद परिवर्तित हो जाती है। मतलब क्या मतलब है कि वो एक मतलब गंदी गंध आने लगती है, जिसको खाने योग्य नहीं रह जाता है। इस इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब ये हमारा हो गया विकृत गंधिता यहाँ पर समाप्त है। यानी हम इस वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं, बस हमको क्या करना है, एक दो आपको कराएंगे एग्जांपल्स, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, यानी इस चैप्टर को भी खत्म कर रहे होंगे। चलो ओके, चलते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिसके आप क्या करोगे, आंसर दोगे मुझे, ठीक है, जिसके आप क्या कर रहोगे, आंसर दोगे, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित अपक्रियाओं को की पहचान कीजिए। अब तुमको बताने कौन सी अपक्रिया कहाँ पर हो रही है, कौन सी अपक्रिया कहाँ पर हो रही है। चलो पहला लिखा हुआ है, आप बताएंगे,
KNO3 गिव्स से बना KNO3 KNO2 और O2। बताओ कौन सी अपक्रिया है? तो आप कहोगे कि एक अपक्रिया हमारे पास एक क्या थे, हमारे पास अभिकारक था और कितने उत्पादों में टूट गया? तो कहोगे 2 उत्पादों में टूट गया। और जब कोई टूटेगा तो उसको कहते हैं विघटन, यानी कि विघटन यानी इसको कहते हैं हमारा क्या, वियोजन अपक्रिया, यानी टूट जाना। यानी कौन सी अपक्रिया यहाँ पर हो रही है? तो कहोगे वियोजन अपक्रिया हो रही है। कौन सी अपक्रिया हो रही है? वियोजन अपक्रिया हो रही है, ठीक है ना। चलो दूसरा लिख रहा है कि Zn प्लस AgNO3 बना क्या, ZnNO3 और Ag बना। अब इसमें बताओ कौन सी अपक्रिया हो रही है? बताओ इसमें क्या हो गई है? तो आपने देखा कि Zn किसके पास में चला गया, NO3 के पास में चला गया, मतलब वो अपने जगह से हट गया और Ag बगल कर दिया, Ag को बगल कर दिया। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। और जब कोई चीज विस्थापित होती है उसको कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। क्या? विस्थापन अपक्रिया। ऐसी हमारा है, ऐसी हमारा क्या है, NiNO3 का होल ट्वाइस 2NaOH gives NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2NO3। अब यहाँ पर Na किसके पास में चला गया, CO के पास में चला गया, और जो Na था वो किसके पास में चला, NO3 के पास में चला आया। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों का विस्थापन यानी कि द्विविस्थापन। कैसे हो गई भैया, द्विविस्थापन क्रिया, द्विविस्थापन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्या है, Zn क्या है हमारा, Zn HCl और बना के ZnCl2 और H2। अब यहाँ पर भी कौन सी क्रिया हो रही है, विस्थापन, क्योंकि वो क्या हो गया, विस्थापित हो गया, हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो यहाँ पर भी कौन सी क्रिया होगी, तो आप कहोगे विस्थापन क्रिया हो रही है। KCU सॉरी CuO, अब ये टूटेगा तो Cu में और ऑक्सीजन में टूटेगा, तो टूटने को क्या कहते हैं, तो कहोगे आप भैया इसको कहते हैं हम वियोजन अपक्रिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन अपक्रिया कहते हैं भैया, ठीक है ना, वियोजन अपक्रिया। KCl2 प्लस Br2 NaCl, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, यानी कि विस्थापन अपक्रिया। कैसी, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना। MgO प्लस C, तो क्या बना, CO और Mg, CO और Mg, तो ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन उठ के यहाँ पर आ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो आप कहोगे ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। और लास्ट वाले का आंसर आप दे रहे होंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से करते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका एग्जाम, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, इसको आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है ना, इसको आप मुझे करके दिखाओगे, कहाँ पर, होमवर्क में, कहाँ पर, होमवर्क में, ठीक है ना। बढ़ते हैं, अब देखते हैं, आपका ही चैप्टर हो गया समाप्त, चैप्टर आपका क्या हो गया, चैप्टर आपका हो गया समाप्त। एक चैप्टर हमने कंप्लीट किया, 2 वीडियो हमने ली इसमें, ठीक है। दोनों वीडियो अगर आप नहीं देख पा रहे हो, पहले वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, फिर आप दूसरा सेकंड वीडियो जब तक देखेंगे तब आपको ज्यादा बात समझ में आएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, ठीक है।